ओके। सो बच्चों, पिछली बार हम लोगों ने जब बात अपनी ख़त्म की थी उसमें ये बताया था कि y इक्वल टू सम एम्पलीट्यूड ई की पावर आई ओमेगा टी, ये एक एक्सप्रेशन होता है जब हम वेव को लिखते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स नोटेशन है वेव को लिखने का। अब इसमें एक्सपोनेंशियल को आपको मालूम है, ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन होता है, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर अगर कॉस के बारे में जानकारी चाहिए तो हम इसके रियल पार्ट के बारे में बात करेंगे, इमेजनरी पार्ट की जानकारी चाहिए तो हम इसके साइन की जानकारी चाहिए तो इमेजनरी पार्ट की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या कॉन्सेप्ट था कि हम कह रहे हैं, जैसा कि हमने देखा न्यूटन मैक्सवेल की थ्योरी से, कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप ये देखते हो कि दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और दूसरा होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। ये दोनों ही कंपोनेंट मिल करके हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाते हैं। एक तरह से सोच लो कि प्रकाश एक ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा के कुछ अंग होंगे। ऊर्जा जो होती है उसके भी कुछ अंग है। जैसे हम कहते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या अंग है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये उसके पार्ट हैं। और आप कहते हो कि मैकेनिकल एनर्जी इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अगर फ्रिक्शन नहीं मान रहे हो। अगर फ्रिक्शन की बात मानते हो, डिसिपेटिंग फोर्स की मानते हो, तो आप कहोगे वहाँ कोई हीट के फॉर्म में भी एनर्जी मौजूद होगी अगर रगड़ रहे होंगे दो कंपोनेंट, या साउंड की फॉर्म में एनर्जी होगी। अगर इस तरह से हम तालियां अगर हम पीट रहे हैं तो हम अपने हाथ के मसल्स की एनर्जी को जब आपस में टकराते हैं तो साउंड वेव निकलती है और ये रिकवर नहीं होती है। तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम की बात वहाँ पर चलती है। और इस तरह से हम एनर्जी जब भी बताते हैं तो उसे कुछ कंपोनेंट के फॉर्म में बताते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। तो वैसे ही इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिक कंपोनेंट हैं। अब सवाल ये है कि क्या लाइट को समझाने के लिए हमें हमेशा इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी का यूज करना पड़ेगा? तो इसमें मैक्सवेल की थ्योरी ही हमारी हेल्प करती है। और मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि नहीं भाई, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है वो मैग्नेटिक कंपोनेंट से सी गुना बड़ा होता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास बी नॉट है, उसमें 3 × 10⁸ से मल्टीप्लाई कर दोगे तब आपको ई नॉट मिलेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। इससे आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो होता है वो मैग्नेटिक कंपोनेंट से 3 × 10⁸ टाइम बड़ा है। ये अगर मैं कहूँ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 10 टू पावर करोड़ 10 करोड़, तो 30 करोड़ गुना बड़ा होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मैग्नेटिक कंपोनेंट से। वैसा ही हो गया कि आपके पास 1 रुपये है और किसी व्यक्ति के पास 10 करोड़ रुपए हैं, तो उसके कंपैरिजन में आपका रुपया कुछ भी नहीं, निग्लिजिबली स्मॉल है। तो इसीलिए जब हम मुख्य जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, खासतौर पे ऑप्टिक्स जुड़ी हुई जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उनको समझाने के लिए हमारे लिए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ही पर्याप्त है। तो अब अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लिखोगे ई, वेक्टर ई, अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ई इज इक्वल टू सम एम्पलीट्यूड ई की पावर आई ओमेगा टी, और यहाँ पर एक वेक्टर होगा। अगर एक्स डायरेक्शन में है कंपोनेंट तो एक्स, वाई है तो वाई। लेकिन अगर हम इसको मॉड फॉर्म में लेंगे तो इसका मॉड हो जाएगा, आपको मालूम है यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है, तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा ई इज इक्वल टू ई नॉट ई इज इक्वल टू आई ओमेगा टी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन अगर हम लिखना चाह रहे हैं लाइट के लिए। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिखोगे ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हो आप। कॉस ओमेगा टी लिख सकते हो। रियल पार्ट की वही बात हो ना, रियल पार्ट की बात करोगे, इमेजनरी पार्ट की बात करोगे कि आपने इमेजनरी पार्ट दोनों का ले रहे हो, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे चॉइसेस हैं हमारे पास। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए एक और बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको कि हम कहते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो एक हेडिंग हमारी बात पड़ेगी यहाँ पर, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको हिंदी में कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, ये सुपरपोजिशन का मतलब होता है, अध्यारोपण। अध्यारोपित होना है, सुपर इम्पोज होने का मतलब होता है कि एक दूसरे के क्षेत्र में एंटर कर जाना। जस्ट लेट मी ड्रॉ समथिंग। ओके, सो
इस फिगर को ऐसा कुछ है कि जैसे एक वेव है, हमने कहा वेव हम ऐसे बनाते हैं, वेव इस तरह से बना रहे हैं। ये हिस्सा हो गया क्रस्ट का और ये हो गया ट्रफ का। तो चलो हम क्रस्ट को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ट्रफ को सॉलिड लाइन से, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर वेव बनाते हो आप तो ये क्रस्ट है और ये ट्रफ होता है। तो हमने एक नया नोटेशन यूज कर रहे हैं कि जो ब्रोकन लाइन है, जैसे यहाँ पर देखो ये ब्रोकन लाइन है, इसको हम क्रस्ट कह रहे हैं, और जो ये सॉलिड लाइन है ये आपका ट्रफ है। तो क्रस्ट ट्रफ को ऐसे दिखा रहे हो, तो बजाय हम ऐसे दिखा रहे हैं कि वेव मूव कर रही है, हमने इस तरह से ब्रोकन लाइन सॉलिड लाइन से दिखाया है। एक खास बात देखो, यहाँ पर दो सोर्स थे, S1 सोर्स था, S2 सोर्स था। S1 से लाइट निकली, फैली चारों तरफ, S2 से लाइट निकली, फैली चारों तरफ, क्योंकि चूंकि ये दोनों बहुत पास पास रखे थे। तो आप देख रहे हो ये एक ऐसा इलाका यहाँ पर दिख रहा है, ये एक ऐसा इलाका यहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर ये दोनों वेव एक दूसरे के क्षेत्र में चली गई हैं। जैसे ये देखो, ये इस S2 का पूरा इलाका है, ये S1 का पूरा इलाका है, लेकिन ये जो बीच वाला जो बॉक्स मैंने बनाया है ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर S1 की वेव और S2 की वेव आपस में टकरा रही हैं। अब टकरा रही हैं चूँकि ऊर्जा ही ऊर्जा है, तो भाई आपस में किसी न किसी तरह से जुड़ेंगी, आपस में किसी किसी तरह से इंटरेक्ट करेंगी, और इसी इंटरेक्शन को ही हम सुपरपोजिशन कह रहे हैं। सुपरपोजिशन हमारा यही मतलब हुआ यहाँ पर। तो अगर हम कहेंगे कि एक वेव है जिसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट E1 है, दूसरा वेव है जिसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट E2 है, अब ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होगा वो सिंपली E1 और E2 को जोड़ने से मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि इसके बीच में कुछ बहुत बड़ी गणित लगेगी। सिंपल तरीके से आपको सुपरपोजिशन रीजन में जो कुछ भी देखना है वो E1 E2 को मर्ज कर दोगे, सम कर दोगे, एल्जेब्रिक सम कर दोगे, आपको मिल जाएगा। दिस इज द सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए क्या क्या जरूरी है? आपके पास जो लाइट सोर्स हो उनसे निकलने वाली वेव एक ही दिशा में जाएंगी, तभी तो सुपर इम्पोज का वहाँ पर पॉसिबिलिटी बनेगी। तो एक ही दिशा में होनी चाहिए और उनके एम्पलीट्यूड में भी कुछ रिलेशन हो जाए, अच्छा हो जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो बहुत अच्छा है। एक और मसला होता है यहाँ पर, एक और मसला होता है कि फेज का, इसके फेज का क्या रिलेशन है। क्योंकि मान लो कोई पॉइंट आपने यहाँ ले लिया, जस्ट सोचो एक पॉइंट P है, तो ये P की दूरी S1 से तो ये है, लेकिन S2 से इसकी P की दूरी ज़्यादा दूर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, S1 से वेव जाएगी तो जल्दी पहुंचेगी, S2 से वेव जाएगी तो देर में पहुंचेगी। यानी इनके बीच में क्या आ जाएगा, इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस हो जाएगा। पाथ डिफरेंस का सीधा सा मतलब है उनके रास्तों में अंतर हो जाएगा, तो हम डेल्टा x लिख देंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अभी पिछले ही बार पढ़ा था कि फेज डिफरेंस जो होता है वो k टाइम पाथ डिफरेंस होता है। तो अगर आपके पास पाथ डिफरेंस है तो आप उससे एक फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ k। सो k इज व्हाट, k इज अ पैरामीटर जो कि फेज की जानकारी आपको देता है। अगर आपके पास पाथ की जानकारी हो तो x की जानकारी अगर आपके पास होती है तो आपको फेज की जानकारी देता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, फेज या फेजर डायग्राम या फेजर एनालिसिस इज ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस इन द फील्ड ऑफ दिस वेव और इलेक्ट्रिकल और ये सब ब्रांचों में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो अब इसमें क्या होता है कि अब हम ये पढ़ेंगे कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट ओबे द सुपरपोजिशन लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ के क्या होता है, व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रेवलिंग वाया मीडियम, ओके, दो या दो से ज़्यादा वेव्स किसी मीडियम से अगर गति कर रही हैं, ट्रेवलिंग वाया मीडियम, दे सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर एंड अ न्यू वेव इज फॉर्म। तो जब ये दोनों आपस में मर्ज करती हैं तो इस इलाके में एक नए तरह की वेव फॉर्म होती है, बनती है, इन विच द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट। किसी भी जगह पर किसी भी क्षण अगर आप रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालोगे उसका, तो वो क्या होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स at that instant. It is equal to the sum of the displacement of the individual waves at that instant. ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलिए इसके मैथमेटिक्स कर लेते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं let one wave is suppose वो है आपकी E1 और इसको हम लिख रहे हैं E0, उसका एम्पलीट्यूड e की पावर i ओमेगा t, एंड सेकेंड वेव इज E2 और E2 जो है उसका एम्पलीट्यूड उतना ही है जितना पहली वेव का है, e की पावर i,
ओमेगा टी प्लस फाई। अब हमने ये कहा कि पहला वेव और दूसरी वेव में सब कुछ सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम है, लेकिन अंतर क्या है, एक फेज का। फेज का अंतर क्यों आया, जैसे मैंने ऊपर बताया है, क्योंकि किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट के रिस्पेक्ट में अब आप S1 से लाइट भेजोगे तो उसका जो रास्ता होगा, S2 से लाइट भेजोगे उसका जो रास्ता होगा, उनमें अंतर होगा। पाथ डिफरेंस होने की वजह से हम वहाँ एक फेज डिफरेंस जोड़ सकते हैं। तो उस फेज डिफरेंस को जोड़ने के लिए हमने एक टर्म यहाँ पर जोड़ दिया, फाई हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर सोचो, यहाँ 0 जुड़ा है, यहाँ फाई जुड़ा है, यानी डेल्टा फाई कितना हमने मान लिया है, फाई माइनस 0। तभी इसका 0 है और इसका फाई है, तो डेल्टा फाई यहाँ पर इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। बट हम 0 तो नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह का नोटेशन ले लिया है। ओके, अब क्या होगा, बाय सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या कहता है, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन सिद्धांत के हिसाब से हमारे पास जो E होगा, रिजल्टेंट जो होगा, वो E1 और E2 के सम के बराबर होगा। तो हमारे पास E क्या हो जाएगा, हमारे पास E हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, E नॉट e की पावर I ओमेगा टी प्लस E नॉट e की पावर I ओमेगा टी प्लस फाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E नॉट e की पावर I ओमेगा टी, ओके, और यहाँ पे हम लिख दें E नॉट e की पावर I ओमेगा टी इंटू ई की पावर I फाई। आपने ब्रैकेट किया इसको, तो इसको प्लस है तो पावर में ये इस तरह से लिखा जा पाएगा। अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो E इजिकल टू ई की पावर I ओमेगा टी कॉमन हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ ये बचेगा, तो E की पावर I फाई, ये हो गया। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है सुपरपोजिशन के बाद हमारी जो दो वेव थी E1 E2 वो आपस में मर्ज की, उनका रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है वो ये फॉर्मूला सा दिख रहा है। अब देखो ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, क्योंकि हमने अपना शुरुआत से लेके ही चले हैं, दिस इज द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। इंटेंसिटी के बारे में हमें क्या मालूम है, इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी के बारे में आपको ये मालूम है भाई कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। लेकिन अब एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हो, अगर रियल नंबर है तो a इंटू ए करके ए स्क्वायर निकाल देते हो। लेकिन अगर आपके पास जैसे यहाँ e है, e तो एक कॉम्प्लेक्स है, अगर हम कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर कर देंगे तो फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो जब हम किसी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का स्क्वायर करना चाहते हैं तो हम उस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब अगर आपको x इजिकल टू आई वाई लिखा है, इसका स्क्वायर करोगे तो देन यू विल अगेन गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy, अगेन यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर आप x प्लस आई वाई को उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम E चूँकि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है और हमें इंटेंसिटी निकालनी है, बिकॉज इंटेंसिटी के लिए हम सेंसिबल है, हमारी आंखें, हमारे इंस्ट्रूमेंट, तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर या इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम स्क्वायर नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट याद रखो, बिकॉज E इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो हम स्क्वायर करके यहाँ से कॉम्प्लेक्स ही पाएंगे। हमें चूंकि इंटेंसिटी निकालनी, इट इज़ अ रियल क्वांटिटी, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द E दैट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो आप लिखोगे द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। कैसे बनी रिजल्टेंट वेव, आफ्टर सुपरपोजिशन, the intensity of resultant wave after superposition is I is equal to E multiplied by E स्टार। अच्छा, ये मालूम होना चाहिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे पाते हो। अगर आपके पास जहाँ जहाँ I होगा उसको माइनस से रिप्लेस कर दोगे, यू विल गेट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो I बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा E नॉट ई की पावर I ओमेगा टी 1 प्लस ई की पावर I फाई, ये हो गया, E हो गया। अब मैं दूसरी तरह से लिख देता हूँ इसको ताकि आपको अलग रहे। E स्टार कैसे लिखेंगे, E स्टार हो जाएगा E नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, आई को माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट में 1 प्लस ई की पावर माइनस आई फाई। देख रहे हो ना, यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस, यहाँ
आई की पावर, आई की वाला माइनस लगाना है, यहाँ पर आई प्लस था, यहाँ आपने माइनस कर दिया, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं हुआ। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करें तो इसको हम सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर आई ओमेगा टी माइनस आई ओमेगा टी कट जाएगा, आपके पास बचेगा ई नॉट स्क्वायर, है ना, ई नॉट स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस ई की पावर आई फाई, और यहाँ बचेगा 1 प्लस ई की पावर माइनस आई फाई। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ई नॉट स्क्वायर रहेगा ऐसे। अब आप देखें ये हो जाएगा 1 आई फाई ई की पावर प्लस आई फाई, और यहाँ पे बचेगा ई की पावर आई फाई ई की पावर माइनस आई फाई, और ये तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, तो ये बचेगा, ये 1 और ये 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस ई की पावर आई फाई प्लस ई की पावर माइनस आई फाई। हमने इस तरह लिख दिया, इन दोनों को उठा करके ऐसे लिख दिया। एक चीज़ हमें मालूम है, एक चीज़ हमें यहाँ पे ये मालूम है कि अगर हम एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखना चाहें तो आपको देखो याद करो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बराबर क्या होता है, ई की पावर आई थीटा, ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस आई थीटा, आई कर दो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ भी तो यही है, देखो यहाँ पर भी यही है। तो अगर हम इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ई नॉट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 टाइम, और ये हो जाएगा कॉस फाई, भाई आई थीटा की जगह फाई है तो कॉस फाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रहेगा, छूट रहा है, तो 2 ई नॉट स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट स्क्वायर कॉस फाई, आपने ई नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो इस तरह से आ गई हमारे सामने। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट कॉस फाई, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा लिखने क्या फ़ायदा, फ़ायदा ये है कि अगर हम माने होते इफ़ इवन इफ़ क्या लिखें, इवन इट माने थे, इफ़ ई नॉट 1 एंड ई नॉट 2 वर एम्पलीट्यूड्स, अगर ये जो एम्पलीट्यूड्स होते जो हमने मान रखे थे सेम है, हमने यही मान रखा था कि सबका एम्पलीट्यूड ई नॉट है, अगर ये ई नॉट 1 ई नॉट 2 होते वर एम्पलीट्यूड, देन क्या होता, देन हमारा फॉर्मूला कैसे होता, तो हमारा फॉर्मूला होता आई इज इक्वल टू ई नॉट 1 स्क्वायर प्लस ई नॉट 2 स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट 1 ई नॉट 2 कॉस फाई। आप देख रहे हो कि इंटेंसिटी जो है वो इस तरह से लिखी जा रही है। अच्छा, एक चीज़ और है, हमने ये कहा था कि एम्पलीट्यूड अगर मालूम है हमें तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो अगर मान लो पहली वेव है तो उसकी इंटेंसिटी I1 हो जाएगी, दूसरी वेव जिसका एम्पलीट्यूड ई नॉट 2 माना है उसका स्क्वायर कर दोगे तो I2 हो जाएगा, या कह लो ई नॉट 1 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट I1 हो जाएगा, ई नॉट 2 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट I2 हो जाएगा। इसी से ही बनाया है यहाँ पर। तो अब आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव प्लस इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव प्लस 2 टाइम अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाई। तो इस तरह से हम एक बहुत ही बढ़िया से शानदार से रिजल्ट की तरफ पहुंच गए हैं, और ये रिजल्ट अपने आप बहुत कुछ बता रहा है। देखो सुपरपोजिशन का असर क्या हो रहा है बच्चों, सुपरपोजिशन का असर यहाँ पर ये हो रहा है कि आपने एक सोर्स लिया था S1, उससे वेव निकली और उसकी वजह से पर्दे पर जो इंटेंसिटी है वो चारों तरफ कितनी हो गई, I1 हो गई। फिर एक दूसरा सोर्स लिया S2, उससे वेव निकली और पर्दे पे इंटेंसिटी कितनी हो जानी चाहिए थी, I1 प्लस I2, लेकिन यहाँ इंटेंसिटी I1 प्लस I2 नहीं हुई, I1 प्लस I2 के साथ में ये एडिशनल टर्म भी आ गया है, ये भी इंटेंसिटी में अपना योगदान देगा। अब इसका योगदान किस पे डिपेंड करेगा, कॉस की वैल्यू पर। भाई कॉस फाई अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, कम से कम
जीरो हो सकता है, -1 भी हो सकता है, लेकिन वो तो नंबर के बात है। अगर हम दो पॉजिटिव वैल्यू की बात करें तो जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है। जब कॉस जीरो हो जाएगा तो i बराबर i1 प्लस i2 हो जाएगा, और जब कॉस 1 हो जाएगा तब फिर इसकी वैल्यू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 इस तरह से लिखा जाएगा, है ना। इस तरह से आपकी वैल्यू लिखी जाएगी। तो अब हम क्या करें, अब हम पहले तो इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 1 ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि जब सुपरपोजिशन होता है तो उस समय टोटल इंटेंसिटी जो होती है, टोटल इंटेंसिटी जो होती है वो सम ऑफ इंटेंसिटी के बराबर नहीं रह जाती। ये वैसा नहीं है, ये वैसा है जैसे हमने कहा 1 और 1 जोड़ दो, तो 1 और 1 2 ही नहीं होंगे, यहाँ 1 और 1 11 जैसा बन रहा है। आपने एक वेव की इंटेंसिटी डाली, दूसरी वेव की इंटेंसिटी डाली, लेकिन पर्दे पर इंटेंसिटी पहले वेव और दूसरे वेव की इंटेंसिटी का सम नहीं है, पहले वेव दूसरे वेव की इंटेंसिटी प्लस कुछ और चीज़ें भी आ गई हैं। तो यही तो है इंटेंसिटी, यही है इंटरफेरेंस। दैट इज़ वाई इंटरफेरेंस इज सो फैसिनेटिंग, दैट इज़ वाई इंटरफेरेंस इज सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है कि इंटेंसिटी का बंटवारा हो रहा है, टोटल इंटेंसिटी से ज़्यादा इंटेंसिटी आ रही है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इंटेंसिटी अगर ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, तो ऊर्जा क्रिएट तो हो नहीं सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती। हम लोग इस बात को आगे देखेंगे भी कि ऊर्जा क्रिएट हो भी नहीं रही है, यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो हाल फिलहाल हमारे सामने ये दिख रहा है कि इंटर सुपरपोजिशन होने की वजह से हम क्या पाते हैं, हमारी इंटेंसिटी सिंपली I1 और I2 का सम नहीं है, बल्कि I1 प्लस I2 प्लस समथिंग है, और जो ये समथिंग है यही आपका इंटरफेरेंस टर्म है, यही आपका इंटरफेरेंस टर्म है, और यही दिखा रहा है कि यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ये इंटरफेरेंस सामान्य स्थितियों में नहीं हो रहा है, इसकी अपनी कुछ शर्तें होती हैं। लेकिन हम कुछ कंडीशंस ले लेते हैं, चलो कुछ कंडीशंस लेते हैं। कंडीशंस की हम देखते हैं, कंडीशंस फॉर आई के लिए कंडीशन, आई जो है हमारा टोटल इंटेंसिटी, उसकी कंडीशन क्या है। पहला है व्हेन कॉस फाई इज 0। मान लो जब कॉस फाई 0 है, देन तो क्या हो जाएगा, देन आई बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 जस्ट 0, I1 प्लस I2 0 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, आपके पास 0 आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, फिर क्या है, व्हेन cos फाई इज इक्वल टू -1, देन क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा I बराबर I1 प्लस I2 माइनस 2 I1 I2 अंडर रूट, ये आ गए इसके अंडर रूट आ गए। अब इसको क्या ऐसे नहीं ले सकते हो, आप ऐसा नहीं ले सकते हो कि इसको पहला लिखो I1 का स्क्वायर, इसको आप लिखोगे अंडर रूट I2 का स्क्वायर, फिर लिखा है 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। हमने फार्मूला पढ़ा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, ये पढ़ा है। तो इस हिसाब से हमारे पास I की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, या अब ये मिनिमम वैल्यू होगी क्योंकि ये कॉस की मिनिमम वैल्यू है। तो आपने पाया कि आपके पास मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, मिनिमम इंटेंसिटी जो होगी बच्चों वो होगी अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ ऊपर देखो हमने एक बार बताया है आपको कि अंडर रूट I1 और अंडर रूट I2 को E01 E02 लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड की टर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम लिखेंगे मिनिमम इंटेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है, वो हो जाएगी पहले वेव का एम्पलीट्यूड माइनस दूसरे वेव के एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। सो अगर हमने कहा ये दोनों बराबर हो गए एम्पलीट्यूड, तो ये तो दोनों घट जाएंगे और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 0, यानी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। दूसरा केस लेते हैं, केस 2 लेते हैं, केस 1 इसी को मान लो क्योंकि 0 पे तो कुछ खास दिखा नहीं, केस 2 इसी को मान लो। अब केस 2 क्या होगा, केस 2 में हमने ये कहा कि cos फाई इज इक्वल टू 1, तो I की वैल्यू कितनी हो गई, I की वैल्यू हो गई I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, cos की वैल्यू 1 हो गई। इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। कैसे हुआ, पिछले देखो जहाँ माइनस साइन था यहाँ पर आपकी बार प्लस साइन है तो ये हो गया, यानी ये सिंपली लिखा है E01 प्लस E02 का होल स्क्वायर लिखा है यहाँ पर। अगर हमने कहा कि ये दोनों एम्पलीट्यूड बराबर है और मान लो बराबर होकर के a के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा a प्लस a का होल स्क्वायर यानी
2a का होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा बच्चों, वो हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो इंटरफेरेंस जब हो रहा होगा बच्चों तो क्या हो रहा होगा, इंटरफेरेंस जब हो रहा होगा तो एक जगह ऐसी आएगी जहां एम्पलीट्यूड 4a स्क्वायर हो जाएगा, एक जगह ऐसी आएगी जहां एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि एम्पलीट्यूड 0 होने का मतलब है लाइट एनर्जी वहां से गायब हो गई। तो अब क्या गायब हो गई, सच में गायब हो जाएगी? तो ज़रा इसके बारे में हम सोचते हैं। चलिए इसके बारे में हम जल्दी से सोच लेते हैं क्या मतलब है इसका। देखो पहले क्या था, इंटेंसिटी थी I, एम्पलीट्यूड था E0 का स्क्वायर। फिर दूसरी जगह की इंटेंसिटी थी I2, एम्पलीट्यूड था E02 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो पहले से था, सब लोग एग्री हैं इस पे। कायदे से हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि दोनों जुड़ जाने चाहिए। तो E01 का स्क्वायर E02 का स्क्वायर जुड़ जाना चाहिए। अगर हम इनको a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कह ले तो हमारे हिसाब से हर जगह इंटेंसिटी 2a स्क्वायर होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, कहीं पर इंटेंसिटी 4a स्क्वायर है और कहीं पर इंटेंसिटी 0 है। तो बजाय 2a स्क्वायर इंटेंसिटी हर जगह होने के इंटेंसिटी 4a स्क्वायर और 0 है। तो इसका क्या कारण है, इसे कहा जाएगा इंटेंसिटी या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी या एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग इंटरफेरेंस। अच्छा, आप में से कुछ लोग क्या हो रहा है जब ये पढ़ रहे होंगे, पॉसिबली इसकी संभावना है कि आप जब पढ़ रहे होंगे तो आप अपना सिलेबस भी अपने पास रखे होंगे। जैसे मेरे पास है सिलेबस है, किसका है, मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, और ये एक और सिलेबस है पुणे का, ये सिलेबस है जी, पुणे का सिलेबस। चलिए दोनों खोल लेते हैं। अगर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस की पहली यूनिट देखूँ तो इसमें लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, फिर है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, और फिर है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म वेज शेप क्वालिटेटिव, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस, फिर आपके पास डिफ्रैक्शन शुरू हो गया, और फिर आखिर में पोलराइजेशन है। पुणे में कहा गया है कि इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ऑफ कांस्टेंट thickness due to reflected and transmitted light, origin of color in thin film, wedge shape film, Newton ring, एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस है, और डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस उसका एप्लीकेशन है, ये है। उसमें डिफ्रैक्शन नहीं है। तो पुणे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कहीं पर भी नहीं, सॉरी उससे थोड़ा गलती हो गई। पुणे यूनिवर्सिटी में ये पहले पढ़ा था, मुंबई यूनिवर्सिटी में आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंटरफेरेंस है, उसमें कहीं पर डिफ्रैक्शन की बात नहीं कही गई है ये। तो अब आप कहोगे सर ये आप क्या पढ़ा रहे हो। बच्चों देखो ऐसा है, अगर इसी सिलेबस को आगे पलट के देखो तो इसी सिलेबस को पलटने के दौरान आपको प्रैक्टिकल्स भी दिखाई पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिकल भी देने हैं, इसमें प्रैक्टिकल भी है आपके, और वो जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो अपने आप में अच्छे प्रैक्टिकल होते हैं। जब मैं प्रैक्टिकल की लिस्ट पढ़ देता हूँ, पुणे यूनिवर्सिटी की पढ़ देता हूँ। एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन न्यूटन्स रिंग, जिसमें कि वेवलेंथ को डिटरमाइन करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस निकालना है। फिर दूसरा है डिफ्रैक्शन ऑफ सिंगल स्लिट है, फिर है अननोन वेवलेंथ बाय डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, फिर है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग है, फिर मैलस लॉ है, डबल रिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट है, फिर आगे जा करके आपके पास और डिफरेंट है। यानी कि 14 एक्सपेरिमेंट जो दिए गए हैं, 14 एक्सपेरिमेंट में से आपके 5 एक्सपेरिमेंट या 6 एक्सपेरिमेंट तो लाइट के ही हैं। उसमें से शुरू का पहला न्यूटन रिंग है, वो तो इंटरफेरेंस का है, और उसके बाद डिफ्रैक्शन, ये सब है। यानी कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे, एक्सपेरिमेंट को आप समझ रहे होगे, आप एक्सपेरिमेंट को जब करेक्ट कराने जाओगे, चेक कराने जाओगे अपने एग्जामिनर के साथ, अपने टीचर के पास, तो टीचर आपसे उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछेंगे कि भाई आपने जो किया है, जस्ट टेल मी अबाउट व्हाट यू हैव लर्नड। आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, केवल खाली एक खाना पूरी कर ली है कि कुछ किया भी है आपने, आपको कुछ सेंस भी है, जो करके आए हो, जो हाथ से चला के आए हो, उसमें हुआ क्या है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना बच्चों, कि आपको फिर समझना होता है, फिर आपको बताना पड़ता है, और वो तभी बता पाओगे जब चीज़ों को आपको समझ हो, जब आपके पास ये चीज़ें हों। ठीक है, 12वीं की चीज़ है, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मे बी नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर थ्योरी एग्जाम, पॉसिबली इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर थ्योरी एग्जाम, बट फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम जो कि इक्वल वेटेज का होता है, पेपर है पूरा आपका, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। इट इज़ एन एक स्किल है जो आपको डेवलप कर रहे हो। चलिए आते हैं अपने सवाल के ऊपर कि 2a² हर तरफ होना चाहिए, 4a² और 0 हो रहा है, इसका क्या मतलब है। लेट मी ड्रॉ सम फिगर, कुछ फिगर हम बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। ओके, सो ये हमने क्या बनाई है, ये हमने बहुत सारी लाइनें बना दी, फ्रिंज हैं। अब होना ये चाहिए कि कायदे से इस जब लाइट पड़े तो इस जगह का एम्पलीट्यूड भी 2a² होना चाहिए, यहाँ का एम्पलीट्यूड भी 2a² होना चाहिए, यहाँ का एम्पलीट्यूड भी 2a² होना चाहिए, सभी जगहों का एम्पलीट्यूड जो है वो 2a² होना चाहिए। ऐसा होगा तो इस पूरे रीजन का एम्पलीट्यूड 2a² आपको हर तरफ दिखाई पड़ेगा। पर इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेरेंस में कुछ अप्रत्याशित सा होता है, कुछ ऐसा होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है। होता क्या है कि हर जगह के 2a² की जो लॉजिक है ये काम नहीं करती है। क्या होता है यहाँ पर, इसे मान लो यहाँ एम्पलीट्यूड सपोज ये 2a² है, यहाँ शुरू करते 2a², तो यहाँ का a² इधर चला गया, यहाँ का a² इधर आ गया। उसके बाद फिर ऐसा ही हुआ, यहाँ का a² इधर आ गया, यहाँ का a² इधर आ गया। तो जो पहले यहाँ 2a² था तो यहाँ देखो ऑलरेडी यहाँ पहले इंटेंसिटी 2a² थी, a² इसको और मिल गई। ऐसे ही इस हिस्से को देखो 2a² तो थी ही, इधर से मिली a², इधर से मिली a², तो यहाँ की इंटेंसिटी कितनी हो गई, यहाँ की इंटेंसिटी हो गई 4a²। तो ये जो हिस्सा था ये एकदम चमकदार हो गया, 4a² इंटेंसिटी हो गई। यहाँ की दाएं बाएं चली गई तो यहाँ डार्कनेस आ गई, तो यहाँ की इंटेंसिटी 0। फिर ऐसे ही इस हिस्से की भी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4a², यहाँ की 0। इस हिस्से कितनी हो जाएगी, 4a²। ऐसे इस हिस्से कितनी हो जाएगी, 4a²। ऐसे ही आगे भी आपके पास 4a², एंड देन यू गेट these highly intense region as a bright fringe। ये bright fringe होते हैं, और ये जो dim region होते हैं या dark region होते हैं, they are the dark fringes। तो आप क्या पा रहे हो, आप यहाँ पर ऊपर मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से देखा है हमने, वो जो एडिशनल 2√i1 i2 प्लस कॉस का टर्म जो होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। वही टर्म ये दिखाता है कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है। अगर आप इस पूरे हिस्से में अगर हम एवरेज निकालें, सपोज एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज क्या है, 4a² प्लस 0 प्लस 4a² प्लस 0 प्लस 4a² प्लस 0। तो ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ठीक है। और अब इसका एवरेज निकालो, तो एवरेज के लिए क्या, 1 2 3 4 5 6 कर दो, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 12a² अपॉन 6 दैट इज 2a²। एवरेज तो उतना ही आएगा। इस पूरे हिस्से में एवरेज एनर्जी अभी भी 2a² इंटेंसिटी है, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से, इंटेंसिटी का पुनः वितरण होने की वजह से क्या हो रहा है, कुछ हिस्से हैं जो बहुत ही चमकदार हैं, बहुत ही ब्राइट रीजन बने हुए हैं, और कुछ हिस्से हैं जो कि डार्क हैं, बिल्कुल कम इंटेंसिटी के हैं। और ये ऑप्टिमाइज कब हो रहा है, जब आपने कहा है कि हमारा एम्पलीट्यूड E0A और E02 एग्जैक्टली इक्वल हैं। अगर इक्वल नहीं होंगे तो जो डार्क है वो 0 से थोड़ा ज़्यादा होगा, और जो ब्राइट है वो 4a² से थोड़ा कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमने ऑप्टिमम कंडीशन की बात की है। तो इस तरह से बच्चों हमने ये पाया कि जब हम इंटरफेरेंस कर रहे होते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी के रीजन होते हैं और मिनिमम इंटेंसिटी के भी रीजन होते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये कहने वाले हैं कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी के रीजन है इन्हें क्या कहा जाएगा। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट लिखते हैं, द रीजन्स with maximum intensity with Imax, यानी कि जहाँ इंटेंसिटी 4a² है, जहाँ के लिए cos phi की वैल्यू 1 है, वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं ब्राइट फ्रिंजेस को। और वैसे ही द रीजन विथ I मिनिमम जो कि 0 को बिलोंग कर रहे हैं, जो cos phi = -1 को बिलोंग कर रहे हैं, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, दे आर दी फॉर द डार्क रीजन। अब हम इसको ये रिलेशन निकालेंगे, फेज डिफरेंस डेल्टा phi एंड डेल्टा x फॉर ब्राइट, ओके, फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मतलब पट्टियाँ। और एक चीज़ और है, जहाँ देखो अब एक चीज़ और जरा समझो, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि पहले
ये जो रीजन है 4a² वाले, यहाँ पर दाएं बाएं से इंटेंसिटी आ गई है। इस रीजन की इंटेंसिटी 2a² थी, इधर से आई a², इधर से आई a², तो 2a + a + a, तो 2a² + a² + a², 4a² हो गया। यहाँ पर आपको लग रहा है कंस्ट्रक्शन हुआ है। भाई कंस्ट्रक्शन हुआ ना, कंस्ट्रक्शन जैसा होता है कि दाएं बाएं से ऊर्जाएं आ करके उस जगह को और थोड़ा सा बलिष्ठ बना रही हैं, तो कंस्ट्रक्शन हुआ है। और जिन हिस्सों से एनर्जी आई है वहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ब्राइट फ्रिंज बनना क्या दिखा रहा है? ब्राइट फ्रिंज का बनना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को दिखा रहा है। और जिन हिस्सों से एनर्जी डिस्प्लेस हुई है दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव। This is called the destructive interference. So what do you mean by constructive interference? The region where bright fringes are created because of the shifting of energy, because of the concentration of energy in a particular location. This is called the bright fringe region or constructive region. And the region where the energy displaced to its लेफ्ट एंड राइट, दैट पोर्शन जहाँ से एनर्जी शिफ्ट कर गई है, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव रीजन। तो कंस्ट्रक्टिव को हिंदी में कहते हैं संपोषी, पोषण जहाँ हो, संपोषी व्यतिकरण। और डिस्ट्रक्टिव रीजन कहते हैं विनाशी व्यतिकरण, जहाँ से विनाश हो रहा है। विनाश थोड़ा सा मिसलीडिंग है, बिकॉज ऊर्जा संरक्षित होती है, ऊर्जा का विनाश नहीं हो सकता, ऊर्जा रूपांतरित हो सकती है, ऊर्जा ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बट इट कांट बी, विनाश नहीं हो सकता उसका। तो हिंदी या ये जो वर्ड है थोड़ा सा ये हार्श है इस मामले में। तो अब हम देखेंगे कि भाई ब्राइट, अब हमें चूंकि आगे जाके पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस के टर्म में चीज़ों को और अच्छे से करना है, इवेलुएट करना है, तो हमने क्या पाया? सिंस फॉर ब्राइट फ्रिंजेस cos phi इज इक्वल टू 1। cos 1 कब होगा? 0 पे होगा, 2 पाई पे होगा, 4 पाई पे होगा। यानी कि ये कब होगा? cos 2n पाई। तो n की वैल्यू आप 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, इस तरह रखोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी। यानी फाई की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 2n पाई। तो इसका मतलब है अगर वेव है और वेव के बीच का फेज डिफरेंस, अगर वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस 2n पाई है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ठीक है। अब और भी हमें मालूम है सिंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू k टाइम डेल्टा x, पार्ट डिफरेंस है, और k कितना होता है? 2 पाई बाई लेमडा, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फाई डेल्टा फाई है। तो यहाँ आप लिख जाओगे लेमडा अपॉन 2 पाई, हमारे केस में जो फाई है वो कितना है? 2n पाई है। तो 2 पाई कट जाएगा, n लेमडा हो जाएगा, यानी पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? n लेमडा। तो अगर हमारी ब्राइट फ्रिंज बन रही है, कहीं पर किसी जगह पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो इसका मतलब वहाँ पर फेज डिफरेंस कितना होगा? 2n पाई होगा, और वहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा? n लेमडा होगा। ऐसे ही दूसरी कंडीशन ले लें। दूसरी कंडीशन किसके लिए होगी? दूसरी कंडीशन होगी डार्क फ्रिंज के लिए। तो डार्क फ्रिंज के लिए हम क्या लिखेंगे? डार्क फ्रिंज के लिए हम लिखेंगे cos फाई की वैल्यू हो जाएगी -1। अब cos -1 कब आता है? पाई पे आता है, तो यानी पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसा होगा ना कि जब थीटा की वैल्यू पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, 7 पाई है, ऐसी स्थितियां हैं, तो हमारी cos की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑड नंबर चल रहा है 1, 3, 5, तो हम ऐसा लिखेंगे, यानी कि जब cos की वैल्यू 2n + 1 पाई इस तरह से है, cos फाई की वैल्यू जब cos 2n + पाई है तो -1 होगा। तो यानी कि फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाई की वैल्यू जब आपके पास हो जाएगी प्यारों 2n + 1 पाई, तब आप इस फेज के लिए डार्क फ्रिंज पाओगे। पार्ट डिफरेंस की टर्म में बात करो तो ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई, और ये है 2n + 1 पाई कैंसिल हो गया, तो डेल्टा x बराबर कितना हो जाएगा? 2n + 1 लेमडा बाई 2। तो पाथ डिफरेंस अगर 2n + 1 ऑड नंबर इंटू लेमडा बाई 2 है, यानी कि जैसे लेमडा बाई 2 हो गया, 3 लेमडा बाई 2 हो गया, 5 लेमडा बाई 2 हो गया, ऐसी स्थितियां अगर कहीं मिल रही हैं तो क्या बनेंगी? वहाँ पर डार्क फ्रिंजें बनेंगी। और अगर 1 लेमडा है, 2 लेमडा है, 3 लेमडा है, 5 लेमडा, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर क्या बनेंगी? ब्राइट फ्रिंज बनेंगी। जस्ट लेट मी, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है बस सर ये तो क्या बार बार एक चीज़ पढ़ा रहे हो, तो जल्दी से सवालों का जवाब दे दो। मैं 2 सवाल पूछूंगा, ईमानदारी से अपना
जवाब दो और खुद देखो कि क्या तुमको ये जवाब आते थे। अगर जवाब आते थे तो ठीक है, मैंने आपका थोड़ा सा समय ले लिया है, एक तरह से रिवीजन की तरह से सोच लो। और अगर ये जवाब नहीं आते थे बच्चों तो समझ लो आपने जो सीखा था उसमें कुछ रह गया था, और अब इस चीज़ को सीख लो। कोई भी नई चीज़ सीखते समय इस तरह से हल्के में मत लो। देखो मान लो हमारे पास S से एक दूरी है यहाँ पर, S2 से एक दूरी है यहाँ पर, हमारे पास क्या होगा भाई, इसको थोड़ा सा ठीक कर ले। अरे यार, सीधी लाइन खींचो, ये ठीक है। यहाँ से भी हम कर लें, ये पॉइंट है, और अरे गया गया गया, ये ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ देखो करते हैं। देखो S से हमने एक वेव लिया, 1 2 3, 1 2 3 3.5, ठीक है। 1 2 3 4, ऐसे हुआ, ऐसे कर लिया यहाँ पर। यहाँ है 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अच्छा यहाँ पे करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4.5, ठीक है। यहाँ पर है 1 2 3 4 5, 5.5, ये 2 हैं। तो अब अगर हमें पूछें बताओ फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2, 2 फिगर हैं, इनमें से ये पहला फिगर ब्राइट फ्रिंज बनने की कंडीशन को शो कर रहा है कि डार्क, और दूसरे में ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन बनने को शो कर रहा है या डार्क। अब आपको ये बताना है। अब सब लोग अपने अपने हिस्से से अब तरीके से बता सकते हो कैसा होगा, इसका आंसर क्या होगा। अब अगर मैं इसको जूम करूं, लेट मी जस्ट डू इट, रुक जाओ, इसको हटा दे। देखो इस चीज़ को देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोर्शन को देखो। अगर मैं यहाँ गिनूँ तो पहले पाथ में क्या रास्ता था, 1 2 3, तो ये था 3.5 लैम्डा। और दूसरे में क्या था, 1 2 3 4 5, दूसरे में था 5 लैम्डा। तो 5 लैम्डा माइनस 3.5 लैम्डा घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 लैम्डा आ जाएगा। 1.5 लैम्डा मतलब 3/2 लैम्डा, यही तो है। यही तो मतलब हुआ 3/2, यानी कि 2 + 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 मतलब यही हुआ, 2 + 1 लैम्डा बाई 2 ना लिखें, ऐसे लिखें। ये किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है डार्क बनने की। तो फिगर 1 जो है वो डार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ दिख भी रहा है। यहाँ देखो, इसको जूम करके देखो, तो जूम करके देखोगे तो एक वेव ऐसे आके मिल रही है, और दूसरी वेव जो है वो उसके साथ यूँ आकर, ऐसे आकर के इस तरह से मिल रही है। तो इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, इसका निगेटिव एम्पलीट्यूड दोनों कैंसिल करके यहाँ पर इंटेंसिटी 0 कर देंगे। ब्राइट इस जगह देखो डार्क बन जाएगी। दूसरे फिगर में देखो, दूसरे फिगर में अगर आप देखोगे तो दूसरे फिगर में कितना है, 1 2 3 4 4.5। तो पहले वाले पाथ पे 4.5 लैम्डा है, दूसरे पे कितना है, 1 2 3 4 5 5.5। 5 नहीं, ये नहीं, लाल रंग का होगा। तो 4.5 है और 5 है। तो अब अगर 5.5 में से 4.5 घटाओगे लैम्डा में तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा लैम्डा। तो पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा इस तरह से है, तो वहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर बनेगी ब्राइट फ्रिंज। और वैसे भी देख सकते हो, इसको जूम करके देखो तो यहाँ पर आपके पास ये ऐसे मिल रहा है, और दूसरी लाइट जो आ रही वो भी ऐसे ही मिल रही है। इसका भी एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड सेम फेज में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगा और यहाँ पर हमारी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो बच्चों इस तरह से आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि डायग्रामेटिकली जो चीज़ें मैथमेटिकली हमें दिख रही हैं, जो चीज़ें मैथमेटिकली हमारे सामने हैं, हम डायग्राम में भी उनको
प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं और विजुलाइज कर सकते हैं। तो ऊपर की दी गई कंडीशंस का यही मतलब है कि कब किस स्थिति में ब्राइट बनेंगी, किस स्थिति में डार्क बनेंगी, उनके बीच का पार्ट डिफरेंस कैसे कैसे चेंज होगा। अब हम एक चीज़ और समझेंगे, सस्टेन इंटरफेरेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेन इंटरफेरेंस। तो हमारी अगली हेडिंग होने वाली है बच्चों कंडीशंस। हमारी अगली हेडिंग होगी कंडीशंस फॉर व्हाट, फॉर सस्टेन्ड कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को सस्टेन्ड बनाने के लिए, इंटरफेरेंस सब बना रहे इंटरफेरेंस, उसके लिए कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन जैसे है कि वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। हमारी कंडीशन क्या है, वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। वेव मस्ट बी कोहेरेंट मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है द फेज डिफरेंस, यानी जो वेव निकल रही है, द फेज डिफरेंस बिटवीन व्हाट, बिटवीन इंटरफेरिंग वेव्स, द फेज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट बी, द फेज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट बी जीरो और सम कांस्टेंट, must be zero or some constant with respect to what, with respect to time, with respect to time। समय के साथ अगर दो वेव निकल रही हैं, उन दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस समय के साथ या तो जीरो रहे या कांस्टेंट रहे, तो ऐसी स्थिति में ऐसी वेव को हम क्या नाम देंगे, ऐसी वेव को हम कोहेरेंट वेव कहेंगे। कला संबद्ध इनको तरंगे कहा जाता है, कला संबंध नहीं, कला संबद्ध, बधी हुई, कला संबद्ध वेव इसको हम कहेंगे। तो सस्टेन इंटरफेरेंस बनाने में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन कोहेरेंसी की कंडीशन है। इसका तो होना मस्ट है, अदरवाइज इंटरफेरेंस आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा। होगा लेकिन वो इतनी तेज़ी से फ्लक्चुएट करता रहेगा, इतनी तेज़ी से अपने आप को चेंज करता रहेगा कि आप इस स्थिति में आओगे ही नहीं किसी बहुत ही ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप उसको देख पाओ। ओके, दूसरा है द frequency and wavelength of two waves मस्ट बी सेम। अब ये जो दूसरी कंडीशन है ना, ये पहली कंडीशन का ही एक तरह से पार्ट है। अगर उनके बीच में उनकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में गड़बड़ी होती रहेगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कोहेरेंसी मेंटेन नहीं रह पाएगी। मतलब मान लो बीच में मीडियम, एक वेव किसी मीडियम से गई, दूसरी वेव किसी दूसरे मीडियम से गई, तो मीडियम में जाएगी तो वेवलेंथ में थोड़ा परिवर्तन होगा, तो फिर आगे क्या होगा, कोहेरेंसी बिगड़ जाएगी। तो फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ टू वेव्स मस्ट बी सेम, अदरवाइज जो कोहेरेंसी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और एक उनके बीच का फेज डिफरेंस, मतलब कोहेरेंसी मतलब क्या है, फेज डिफरेंस और कांस्टेंट बना रहना, फेज डिफरेंस जीरो होना या कांस्टेंट बना रहना, वो बिगड़ जाएगा और ऐसी स्थिति में सस्टेन इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। तीसरा है लाइट वेव जो इंटरफेयर कर रही हैं, लाइट वेव्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, लाइट वेव्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। लाइट वेव कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। देखो भाई, मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब होता है सिंगल, ठीक है। और क्रोमा वर्ड क्या होता है, क्रोमा मतलब होता है कलर। तो सिंगल कलर की बात हो रही, सिंगल, और कलर किसके साथ जुड़ा होता है, वेवलेंथ के साथ। तो हम ये कह रहे हैं कि हम ऐसे लाइट सोर्स का इस्तेमाल करेंगे बच्चों जिनसे सिंगल वेवलेंथ की लाइट एमिट हो, मतलब उस लाइट सोर्स के अंदर ऐसा कुछ एटॉमिक लेवल पर ट्रांजिशन हो रहा हो कि बाहर निकलने वाली वेव में केवल एक ही वेवलेंथ हो। नॉर्मली जो लाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होती है, ट्यूब लाइट होती है, माचिस से जो दिया जलता है, ये सब की जो लाइट होती है वो पॉलीक्रोमेटिक होती है। याद रखना, वो पॉलीक्रोमेटिक होती है। वाइवा में क्वेश्चन खूब पूछते हैं हम लोग कि व्हाट डू यू मीन बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, व्हाई द मोनोक्रोमेटिसिटी इज नेसेसरी। तो अब शुड भी होना चाहिए, लाइट वेव शुड बी मोनोक्रोमेटिक। आखिर मोनोक्रोमेटिक होने से क्या हुआ, जब कोहेरेंसी हमने मेंटेन कर ली तो मोनोक्रोमेटिसिटी क्या मतलब है, मोनोक्रोमेटिसिटी से क्या होगा
आपकी जो फ्रिंजें बनेंगी ना बहुत मल्टी कलर की नहीं बनेंगी। अगर फ्रिंजें मल्टी कलर की नहीं बनेंगी तो क्या होगा ना, हमें हमें नीले में और बैंगनी में और हल्का नीले में अंतर करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे रिंग्स बनती हैं, बहुत सारे रंग के बनते हैं, तो इतने सारे रंगों को देख के हम चकमका जाते हैं। हमारे पास केवल 2 रंग हो, एक पीला एक काला, पीला काला पीला काला हम जज कर लेंगे, लेकिन उसी में पीला है, उसी में नारंगी है, उसी में हरा है डिम सा, उसी में बैंगनी है, उसी में आसमानी है, उसी में नीला, तो इतना सारा कुछ जब हो जाएगा हमारे सामने, और कई बार क्या होगा नीले की जगह पर आसमानी भी आ जाएगा, सुपर इम्पोज भी हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है तो उनकी फ्रिंज विड्थ भी अलग अलग होगी। तो इतना ज़्यादा सुपर पोजिशन होना शुरू हो जाएगा, इतना ज़्यादा ओवरलैपिंग होनी शुरू हो जाएगी कि इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टडी द स्पेक्ट्रम। दैट इज़ द होल पर्पस। ये हमारा पर्पस वहाँ पर है कि हम मोनोक्रोमेटिसिटी लाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा है एम्पलीट्यूड। जैसा कि द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स, द एम्पलीट्यूड ऑफ interfering waves, the amplitude of interfering waves should be same or nearly same। ऐसा क्यों? ये भी इंटरफेरेंस होगा, कंट्रास्ट को अच्छा करने के लिए ये हमारी शर्त है। जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपने कहा कि एम्पलीट्यूड E01 और E02 मान लो A के बराबर है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी 4A², मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी 0। तो 0 होना और 4A² होना मतलब चमकीली जो होगी बहुत चमकीली होगी, और जो काली पट्टी होगी वो बिल्कुल डिम, 0 डार्क अंधेरा होगा। तो ये हमको समझना आसान हो जाएगा, हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़े, कंट्रास्ट अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ ब्राइट खूब चमकीली, यहाँ बिल्कुल अंधेरा। लेकिन जब ऐसा होगा कि ब्राइट बहुत ब्राइट नहीं है और अंधेरा बहुत अंधकारपूर्ण नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ होगी प्रॉब्लम। अब कहाँ से वो ब्राइट ख़त्म हो रही है, कहाँ से डार्क शुरू हो रही है, हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा पता लगाना, है ना। बिल्कुल घुप अंधेरा और चमकदार उजाला, दैट इज़ मोर ईजी टू एनालाइज दिस बाउंड्री। बहुत घुप अंधेरा और उसके अंदर, लेकिन जहाँ हल्का हल्का अंधेरा हो रहा, हल्का हल्का उजाला हो रहा, वहाँ भी बाउंड्री हमें, वो जो डस्की होता है वहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है। तो कंट्रास्ट की यहाँ पर इशू आ जाएगा। लेकिन एक बहुत ज़रूरी कंडीशन है, वो है कि द पोलराइजिंग स्टेट, polarization state of the interfering wave, the polarization state of the interfering waves must be same। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। पोलराइजेशन आप लोगों ने 12th में पढ़ रखा है, बस इतना समझ लो कि लीनियरली पोलराइज लाइट होती हैं, इलेक्ट्रिकली पोलराइज होती हैं, सर्कुलरली पोलराइज होती हैं। तो हम ये कह रहे हैं अगर 2 वेव आपस में इंटरफेयर करने जा रही हैं, तो या तो दोनों लीनियरली पोलराइज हो, या दोनों अनपोलराइज हो, या दोनों सर्कुलरली पोलराइज हो, या दोनों इलिप्टिकल पोलराइज हो। मतलब जो हो दोनों हो, ऐसा नहीं कि एक लीनियर है एक सर्कुलर है, एक इलिप्टिकल है एक अनपोलराइज है, ऐसा नहीं। दे मस्ट share the same state of polarization. This is very important. Okay, this is very important. Okay, now let me tell you what is the case अगर हम coherent waves ना लें बल्कि incoherent waves लें। तो हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं कि coherency और कोहेरेंसी और इनकोहेरेंसी का क्या मतलब है। तो अब हमने कह दिया कि सपोज effect of incoherent waves on intensity pattern after superposition। very important concept, very important question, very important कंसेप्चुअल लैंडमार्क। देखो जरा समझो इस बात को। हमारे पास क्या हुआ था, बाई सुपरपोजिशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाई सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos सम एंगल फाई। अब हम कह रहे हैं इफ वेव्स आर कोहेरेंट,
अगर बच्चों वेव कोहेरेंट है, इसका मतलब है आप जज कर सकते हो कि व्हेन द फाई जीरो एट विच प्लेस फाई इज पाई या 2 पाई, अगर है तो जज कर सकते हो एट विच प्लेस इट इज़ पाई बाई 2 और 3 पाई/2, ये आप सब जज कर सकते हो। तो इसका मतलब है आप साफ साफ आई मैक्स निकाल सकते हो कि ये 4a² होगा और आई मिनिमम निकाल सकते हो कि ये 0 होगा। ये बहुत ही आसानी से आप जज कर सकते हो। बट अगर कॉस फाई तेज़ी से बदल रहा है फॉर इनकोहेरेंट वेव्स फाई चेंजेस रैपिडली चेंजेस होगा। फाई चेंजेस सच एज, इस तरह से कि एवरेज ऑफ कॉस फाई इज ऑलवेज 0, औसतन। और चीज़ बदलेगा ना, ये जो कॉस है ये हमेशा, इसका एवरेज हमेशा 0 आएगा। जो ये जो ब्रैकेट हमने बनाई है एवरेज के, जैसे कोई चीज़ ऐसे समझ लो इस तरह से है, अगर वो इस तरह से चेंज हो रहा है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से चेंज हो रहा है लगातार, तो आप अगर देखोगे थोड़े समय के बाद जितने इसके पॉजिटिव साइकिल में पीक हैं और जितने इसके नेगेटिव साइकिल में पीक हैं वो सब बराबर होंगे। यानी जितने इसके प्लस टर्म होंगे उतने इसके माइनस टर्म होंगे। एवरेज जो होगा वो हमेशा 0 आएगा। तो कॉस चूँकि लगातार फ्लैक्चुएट कर रहा है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 जा सकती है, मिनिमम -1 जा सकती है। तो जितने 1 पॉजिटिव टर्म होंगे उतने ही लगभग नेगेटिव टर्म होंगे, ऑन एवरेज इट विल बी 0। अगर ऐसा है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में हमारे पास जो एवरेज ऑफ टोटल इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, एवरेज ऑफ फर्स्ट इंटेंसिटी, एवरेज ऑफ सेकेंड इंटेंसिटी प्लस 2 ऑफ √I1 I2 और कॉस फाई का एवरेज आ जाएगा। ये एवरेज 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो आपके पास एवरेज इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज इंटेंसिटी हो जाएगी इसकी इंटेंसिटी प्लस इसकी इंटेंसिटी। यानी अगर दोनों इंटेंसिटी बराबर हैं तो आप लिख सकते हैं एवरेज ऑफ 1 इज प्लस एवरेज ऑफ 1, अगर बराबर मान लो दिस इज 2 टाइम एवरेज ऑफ 1। तो इट इज सिंपली ये हो जाएगा कि इनकोहेरेंट वेव में जो टोटल एवरेज इंटेंसिटी होगी वो दोनों सोर्सेस की एवरेज इंटेंसिटी के दुगने के बराबर होगी। तो अगर 2 कोहेरेंट सोर्सेस है तो दुगनी हो जाएगी, 3 है तो 3 गुनी हो जाएगी। जैसा कि हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, हमने घर में 1 ट्यूबलाइट जलाई तो रोशनी बढ़ी, 2 जलाई तो रोशनी दुगुनी हो गई, 3 जलाई 3 गुनी हो गई। वहाँ पर कुछ मैक्सिमा मिनिमा हमें नहीं दिखाई पड़ता, बिकॉज कि इन ट्यूबलाइट से निकलने वाली जो लाइट है वो कोहेरेंट नहीं है, वो इनकोहेरेंट है। तो यहाँ पर 10 ट्यूबलाइट लगाओगे तो रोशनी 10 गुनी भले हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है कि वहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो किसी जगह पर 4 हो जाए, किसी जगह पे 0 हो जाए। ऐसा करना अगर आप चाहते हो, ऐसा अगर आप पर्पजली चाहते हो कि ऐसा हो, तो ऐसा करने के लिए आपको कोहेरेंसी की कंडीशन को मेंटेन करना पड़ेगा। कोहेरेंसी कंडीशन को आपको वहाँ पर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो ये कोहेरेंसी की इम्पोर्टेंस हो जाती है। तो कोहेरेंट सोर्सेस ऐसे सोर्सेस होते हैं जिनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है ताकि हम उससे निकलने वाली वेव्स को एक सस्टेन इंटरफेरेंस कंडीशन को बनाते हुए देखें। ठीक है, दिस इज़ द होल स्टडी। तो अब मेरे ख्याल से हम लोगों ने यहाँ पर फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस ये सब कर लिया है। एक और जल्दी से छोटा सा कॉन्सेप्ट में पढ़ना होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो हम थिन फिल्म के बारे में बात करेंगे वहाँ पढ़ेंगे, जहाँ हम ये आपसे बात करेंगे कि प्रैक्टिकली हम कोहेरेंट सोर्स कैसे बना सकते हैं। 2 तरीके होते हैं हमारे पास कोहेरेंट सोर्स बनाने के, एक होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और दूसरा होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, इन 2 तरीकों से हम कोहेरेंट सोर्सेस को क्रिएट कर सकते हैं और उनकी सहायता से फिर हम देखेंगे कैसे थिन फिल्म इंटरफेरेंस में हम इसमें डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के मेथड से वेव बनाते हैं और उन वेव को इंटरफेरेंस होता हुआ देखते हैं, जिसकी वजह से रंग हमें दिखाई पड़ते हैं अपने स्पेक्ट्रम में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में और वहाँ पर हम पॉसिबली थिन फिल्म के बारे में अपनी बेसिक बात की शुरुआत कर चुके होंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।